हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेज। मेरा नाम अंकित है। आज मैं CMAD का क्लास नंबर 6 लेके आया हूँ। इसमें हम प्रोजेक्ट कंट्रोल, प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। इसके अलावा बता दूँ, मैं स्टील स्ट्रक्चर के मैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MCQs करा चुका हूँ और स्टील ड्राइंग के भी MCQs करा चुका हूँ। और आपका जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग है उसके MCQs अंडर प्रोसेस हैं, क्योंकि जो बाद के चैप्टर्स हैं उनमें MCQs कम बन रहे हैं, तो उस कारण से 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके जितने अधिक से अधिक क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उसकी कोशिश चल रही है। और इसके अलावा 1 लाइनर क्वेश्चंस भी आपके अंडर प्रोसेस हैं, एक आध दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देख के लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, कार्य प्रगति के समय प्रगति रिपोर्ट आवश्यक है क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ वर्क प्रोग्रेस बिकॉज। अब काम के समय जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उसका काम क्या होता है? देखिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट इसका नाम है तो यही इसका काम है कि ये कार्य की प्रगति का लेखा जोखा रखती है। ठीक, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट किसी कार्य की प्रगति के समय क्यों ज़रूरी है? कि ये एक सीनियर इंजीनियर को जो साइट पर नहीं है या मालिक को ये दिखाता है कि आपकी साइट पर क्या काम हो रहा है। उसकी रिपोर्ट शाम को ले जाके रोज़ वेरीफाई होती है। तो जो साइट इंजीनियर होता है उसका काम होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, और जो सीनियर इंजीनियर होता है उसका काम होता है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को वेरीफाई करना। ठीक है, तो आप समझ गए प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है। अब ये काम क्या करती है? इसके द्वारा संपन्न हो चुके कार्यों की पैमाइश मिलती है। इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाई, बिल्कुल करती है ये। इससे कार्य प्रगति की दर पता चलती है, रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क पता चलता है, और इससे प्राक्कलन एवं वास्तविक खर्चों का अनुमान मिलता है। इट गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप जब काम अंडर प्रोसेस होगा उस टाइम अगर आप उसका आकलन नहीं करेंगे खर्चों का, तो हो सकता है जो एस्टिमेट आपने बनाया हो वो उससे बाहर निकल रहा हो। अब अगर ड्यूरिंग प्रोसेस आप उसको चेक करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपका करंट खर्चा है आप उससे ये एस्टिमेट निकाल लेंगे कि जो मैंने अनुमानित किया था ये ख़त्म होते होते तक उतने पे ही जाएगा या उससे ज़्यादा चला जाएगा। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट का, वो आपका प्राक्कलन की जो कॉस्ट है और जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके बीच डिफरेंस कितना है उसको बताती है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे ही काम इससे होते हैं और इसमें ये नहीं पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा। यहाँ पूछा गया है सबसे अति आवश्यक क्यों है प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट इन तीनों के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखें, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य सार किस प्रपत्र पर भरा जाता है? ठीक, कार्य सार को जो लोक निर्माण विभाग, देखिए नॉर्मल अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो इसको कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, पर वहीं अगर इसका टेक्निकल नाम देखें जो PWD यूज़ करता है वो इसको कहते हैं वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट, हिंदी में इसको कार्य सार कहते हैं। ठीक, तो जो कार्य सार होता है ये रिपोर्ट जो PWD भरता है उसके लिए एक फॉर्म होता है, इंजीनियर्स को दिया जाता है। उस फॉर्म का प्रोफार्मा पहले से तैयार होता है, उसी पे उनको वर्क फॉर्म भरना होता है कि क्या क्या काम का प्रोग्रेस रहा। तो जो फॉर्म होता है फॉर्म 30, 131, 125, फॉर्म 33, इसके लिए जो फॉर्म यूज़ होता है आप याद कर लें, इसके लिए फॉर्म यूज़ होता है फॉर्म नंबर 33, फॉर्म नंबर 33। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य योजनाएं प्रयोग होने वाले प्रगति अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रोग्रेस रिकॉर्ड्स यूज्ड इन प्रोजेक्ट प्लान? माप पुस्तिका, मेजरमेंट बुक, सिविल इंजीनियर है, माप पुस्तिका तो उसकी लाइफलाइन है। जॉब डायरी, बिल्कुल साइट पर रखना पड़ता है जॉब डायरी का रिकॉर्ड। निर्माण रिपोर्ट या फिर कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट भी रखी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कार्य योजना की प्रगति के लिए आप ये सारे रिकॉर्ड्स बनाते हैं। एक साइट इंजीनियर का काम होता है इन सारे अभिलेखों को तैयार करना, तो ये सारे के सारे कार्य प्रगति अभिलेख में आते हैं। सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है निर्माण कार्य में लागत पर नियंत्रण करने के कितने चरण होते हैं? ठीक, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो जो उसकी कॉस्ट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कितने टाइप से आप अप्रोच करते हैं? हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर टू कंट्रोल कॉस्ट इन कंस्ट्रक्शन वर्क? ठीक, तो जो इसका बेसिक नियम होता है उसमें 2 मेथड्स होते हैं। पहला होता है डिज़ाइन के टाइम, दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन के टाइम। ठीक है, तो जो डिज़ाइन के टाइम होता है उसमें आप डिज़ाइन के ऐसे मेथड्स को अप्रोच करते हैं, या भवन या कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा उसमें ऐसे मेथड्स को अप्रोच करेंगे जो लागत में सस्ते हों और डिज़ाइन जिसका बनाना ईजी हो। ठीक, कोई ऐसा अनोखा या अजीब डिज़ाइन लेके नहीं आ जाएंगे जिसको कि कंस्ट्रक्शन करना ही साइट पे मुश्किल हो, और उसको जो कि लेबर पढ़ा लिखा तो नहीं होता तो उसको भी समझना मुश्किल हो, और वो एक्स्ट्रा समय और पैसा ले उस काम को करने के लिए। तो ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं लेगा, इसलिए उसको डिज़ाइन में रखते हैं। और जो दूसरा निर्माण में होता है या कंस्ट्रक्शन के टाइम में होता है उसमें ये होता है कि निर्माण के टाइम पर आप इस तरीके का मटेरियल, सामान की अवेलेबिलिटी,
वर्कर्स की अवेलेबिलिटी, इस तरीके से रखेंगे कि आपका ठेकेदार, आपका साइट इंजीनियर, सबको उससे मुनाफा भी दिखे और वो काम को करें। अदरवाइज़ क्या होगा, काम को वो लंबा खींचेंगे अदर, या फिर करने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और काम को छोड़ देंगे, जिससे आपकी कॉस्ट की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर आपको दूसरे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा उस काम के लिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कितने स्टेप होते हैं? 2। ठीक, एक डिज़ाइन के टाइम पर और दूसरा कंस्ट्रक्शन के टाइम पर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। किसी निर्माणाधीन भवन में दोषों का पता लगाने के लिए उसमें सुधार करने एवं भवन की लाभकारी आयु बढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग, रेक्टिफाइंग देम एंड इंक्रीजिंग द सर्विस लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड। निर्माण प्रगति नियंत्रण, लागत नियंत्रण, निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण एवं उपरोक्त सभी। देखिए, किसी निर्माणाधीन भवन की ही आप गुणवत्ता नियंत्रण करेंगे, बन जाने के बाद आप क्या गुणवत्ता कर सकते हैं, फिर तो वो बन गया। तो जो उसकी लाभकारी आयु या फिर सर्विस लाइफ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए और करंट में जो मेथड्स यूज़ हो रहे हैं उसको अगर आप और अच्छा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कितने टाइप के मेथड्स का यूज़ होता है? निर्माण प्रगति नियंत्रण, जो ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस कंट्रोल, नहीं, इसका यूज़ नहीं होता इसमें। लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल से आप क्वालिटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, कॉस्ट बढ़ाने से हमेशा क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाए ज़रूरी नहीं है। निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस कंट्रोल। ठीक है, अगर आप उसका रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करते रहेंगे तो जो आपकी बिल्डिंग है उसकी सर्विस लाइफ भी इंक्रीज़ होगी और जो करंट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका रेक्टिफिकेशन भी आप आराम से कर सकते हैं या उसमें सुधार ला सकते हैं। तो इसका सही आंसर है, निर्माणाधीन भवन में दोष को पता लगाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? आप प्रयोग करेंगे निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का या इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस कंट्रोल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निर्माण में प्रयुक्त मदों में से निरीक्षण के लिए प्रयुक्त मद हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन द आइटम्स यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन आर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इसका मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पर जितने भी स्पेसिफिकेशंस आप कंस्ट्रक्शन का एक साइट इंजीनियर अपने पास रिकॉर्ड रखता है उसमें से किस किस चीज़ का इंस्पेक्शन वो करता है और किसका उसके बाद उसका सीनियर इंजीनियर इंस्पेक्शन करता है। तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है बिल्कुल उसका इंस्पेक्शन होता है कि मटेरियल किस क्वालिटी का है, जिस स्टैंडर्ड का डिज़ाइन के लिए बोला गया है वही है कि नहीं, तो उसका इंस्पेक्शन होगा। मशीन एंड टूल्स का बिल्कुल होगा। मशीन एंड टूल्स का इसलिए होगा कि मशीन्स प्रॉपर जितना आउटपुट के लिए, देखिए मशीनें अधिकतर किराए पे ली जाती हैं, मशीनें कंपनियों द्वारा खरीदी नहीं जाती क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती हैं। आप किराए पे लीजिए, 1-2 महीने का काम है, काम करिए, वापस कर दीजिए कंपनी को। तो इस तरीके से क्या होता है, सस्ती पड़ती है मशीनें। तो अब वो मशीन एक्चुअल आउटपुट दे भी पा रही है कि नहीं ये देखना ज़रूरी है। आपको उसने 30 दिन के लिए लिया तो वो पर डे आउटपुट जो उसका मानक है क्या वो उतना मानक आउटपुट दे पा रही है, इस चीज़ का इंस्पेक्शन करना पड़ता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मतलब जो निर्माण की प्रक्रिया है जो डिज़ाइन प्रोसेस में बताई गई है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट के इंस्पेक्शन के दायरे में आते हैं। ठीक है, प्रयुक्त मदों के निरीक्षण के लिए ये तीनों मद प्रयोग होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी का निरीक्षण मदों के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन हमें दिया है, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक दिन में ऊंची दीवार चिनाई की अधिकतम ऊंचाई निर्धारित है। द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ हाई मेसनरी वॉल इज फिक्स्ड इन अ डे फॉर क्वालिटी कंट्रोल। देखिए, बनाने को तो आप कितनी ही ऊंची दीवार बना दें, कुतुब मीनार बना दें एक दिन में, पर होता क्या है, सीमेंट की कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन करने में उसको टाइम लगता है, चाहे ग्रेड कोई भी हो सीमेंट का। ठीक है, तो अब आप ज़्यादा अगर लंबी ऊंची वॉल बना देंगे तो पहली चीज़ तो लोड बढ़ जाएगा सबसे नीचे वाले रद्दों पे। ठीक है, तो उसमें भी कंप्रेस होने का डर है, स्ट्रेंथ गेन करने से पहले ही वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करने से पहले ही दब जाएगा नीचे को। दूसरा, आप ज़्यादा ऊंची वॉल बनाने के चक्कर में, स्पीडली काम करने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि जो डिज़ाइन का स्पेसिफिकेशन है वो फॉलो नहीं हो पाता है। ठीक, तो इसलिए निर्धारित कर दिया गया है कि एक दिन में अधिकतम कितनी ऊंची से ऊंची दीवार बनाए, तो उसका जो मानक है वो 1 से 1.5 से 2 मीटर ऊंचाई एक दिन में। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, ये है ऊंची दीवार के केस में। जो नॉर्मल 3.3 मीटर की आप एक कमरे की दीवार बनाते हैं, ये रूल मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूँ। जब आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जहाँ पे वॉल की हाइट इससे काफ़ी ज़्यादा है और एक साथ वॉल बननी है कोई ऊंची, तो उस केस में आप इसको फॉलो करेंगे 1.5 से 2 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। गर्म मौसम होने पर तराई की अवधि बढ़ाई जा सकती है। द ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग कैन बी एक्सटेंडेड व्हेन द वेदर इज़ वार्म। देखिए, जब वेदर नॉर्मल है, वेदर ठंडा है, तो हम जानते हैं क्यूरिंग 7 से 10 दिन होती है, सफिशिएंट है। इतने में आपकी जो सीमेंट है, कंक्रीट है, वो अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेती है लगभग 75% तक। ठीक है, अब इसके बाद 14 से 21 दिन, 21 से 28 दिन या कोई नहीं। देखिए, जो 14 से 21 दिन होता है वो गर्म क्षेत्रों के लिए होता है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर क्रैक्स पड़ने के कारण चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए 14 से 21 दिन का समय दिया जाता है ऐसी जगहों में जहाँ पर मौसम गर्म है, ताकि कंक्रीट अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन कर ले और आपको 14 से 21 दिन तराई करनी पड़ती है वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
निर्माण स्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट इज निर्माण सामग्री के गलत भंडारण, स्थल प्रभारी के गलत निर्देशन, श्रमिक द्वारा आदेशों का पालन न करना, या सभी। देखिए निर्माण स्थल पर दुर्घटनाएं क्यों हो सकती हैं? बिल्कुल गलत भंडारण, आपने बिजली के सामान का गलत भंडारण कर दिया, ज्वलनशील पदार्थों को गलत जगह रख दिया, आग लग गई उसमें, ठीक है, बिजली के वायर्स खुले छोड़ दिए, कोई करंट लग के मर गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें निर्माण सामग्री गलत भंडारण में ही आती हैं। अगला स्थल प्रभारी का गलत निर्देशन, मतलब जो आपका साइट इंजीनियर है, अगर वो लो एक्सपीरियंसड है, इल एक्सपीरियंसड है, उसके पास कम एक्सपीरियंस है, या उसने कोई गलत डायरेक्शन दे दिया काम करने का, उस कारण से भी घटनाएं होती हैं। और श्रमिक का आदेशों का पालन ना करना, ये बहुत कॉमन रीज़न है। श्रमिक नहीं सुनते, वो अपने मन से ही काम करते हैं, तो इस कारण भी कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसका सही कारण क्या है? मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, परियोजना स्वामी द्वारा वास्तुविद को संरचनात्मक ड्राइंग एवं प्राधिकरण की स्वीकृति पर दी जाने वाली फीस होती है। द फीस पेड बाय द प्रोजेक्ट ओनर टू द आर्किटेक्ट ऑन स्ट्रक्चरल ड्राइंग एंड अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी इज। तो होता क्या है, जब एक नई कोई साइट या प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो जो ओनर होता है, अब वो हर चीज़ का तो मास्टर नहीं होता, तो वो डिज़ाइन के लिए पहले एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट करता है, ठीक है। आर्किटेक्ट क्या करता है, डिज़ाइन बना के उसको देता है, फिर उस डिज़ाइन का वो अप्रूवल करता है ओनर। उसके बाद फिर उसके टेंडर बिडिंग होती है, बिडिंग के बाद ठेकेदार अपने जो भी काम की जो कॉस्ट होती है वो देता है कि इतना एस्टिमेट मुझे लगेगा। फिर उसको आर्किटेक्ट का काम होता है उस डिज़ाइन को और ठेकेदार द्वारा दिए गए जो खर्चे हैं, कुल जो उसने एस्टिमेट दिया ठेकेदार ने, उसको फाइनल करना। फिर जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए तो ठेकेदार द्वारा एक्चुअल किए गए खर्चों को मान्यता देना, उसको वेरीफाई करना और वेरीफाई करके ओनर को देना। उसके अलावा काम पूरा हो जाने के बाद समापन पर जो बिल्स पूरे होते हैं वो ख़त्म करना, और कार्य ख़त्म होने के अगले 2 साल तक अगर कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो उसमें भी उसको दायित्व होता है कि वो उस काम को भी करे, ठीक है। तो ये पूरा एक आर्किटेक्ट का काम करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है। तो उसमें जो उसको पैसे मिलते हैं वो कई पार्ट्स में मिलते हैं, एक साथ नहीं मिलते हैं, ठीक है, 10-10, 20-20% करके मिलते हैं। तो यहाँ जो पूछा गया कि परियोजना स्वामी द्वारा वास्तुविद को संरचनात्मक ड्राइंग एवं प्राधिकरण की स्वीकृति पर दी जाने वाली फीस, ठीक है। यहाँ पूछा गया संरचनात्मक ड्राइंग और प्राधिकरण की स्वीकृति, मतलब जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी कौन सी होती है? डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। कहीं पर एडीए है, कहीं बीडीए है, कहीं डीडीए है, जो शहर होगा उसके हिसाब से उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वो प्राधिकरण की जो स्वीकृति होती है वो, और उसके अलावा ड्राइंग जो उसने दी है उस ड्राइंग को पास कराना। तो इसके अप्रूवल पे जो ओनर होता है वो आर्किटेक्ट को कितना पैसा देता है? तो वो देता है टोटल फीस का 15%, ठीक है। इसको याद रखिएगा, टोटल फीस का 15% जो कॉस्ट होती है वो ओनर संरचनात्मक ड्राइंग का प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति किए जाने पर उसकी फीस में से 15% पैसा उसको दे देता है, ठीक है। और ये टोटल फीस पेबल किसकी कॉस्ट की होती है? जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट होती है उस प्रोजेक्ट की, उस प्रोजेक्ट का ये टोटल पेबल अमाउंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है, ठेकेदार के बिलों की सत्यता की जांच के बाद वास्तुविद को परियोजना मालिक द्वारा फीस भुगतान किया जाता है। द फीस इज पेड बाय द प्रोजेक्ट ओनर टू द आर्किटेक्ट आफ्टर वेरीफाइंग द ट्रूथ ऑफ बिल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। मैंने पीछे बताया था कि जब अगला चरण, जब उसके बिल वेरीफाई हो जाते हैं ठेकेदार के, तो ठेकेदार की वेरीफिकेशन के बाद जब आर्किटेक्ट अपना काम पूरा कर लेता है और कह देता है कि ये बिल ठीक है, इसने सही बनाए हैं, तो ओनर उसको कितना पैसा देता है बचे हुए कॉस्ट का? तब उसके बाद ओनर उसको बचे हुए कॉस्ट का देता है 40%। कुल देय फीस का 40% अमाउंट उसको तब पे किया जाता है जब प्रोजेक्ट ओनर को आर्किटेक्ट ये कह देता है कि ठेकेदार द्वारा दिए गए बिल सत्यापित हैं और सही हैं, तो उसको बचे अपनी कुल जो उसकी फ़ीस है उसका 40% उसको तब दिया जाता है, ठीक है। अगला, किसी भवन के पूर्ण होने पर दृढ़ता प्रमाण पत्र अति आवश्यक है क्योंकि अ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट इज़ एसेंशियल एट कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग। देखिए, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, सारी प्राधिकरण ये मांगती हैं। इसका कारण क्या होता है कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपका वो स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, ठीक है, किसी भी प्रकार की लोकल कैलेमिटी आती है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, किसी भी प्रकार का उसमें लूज़ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया ताकि हानि की और जानमाल की हानि ना हो। तो इन सब चीज़ों की जो सर्टिफिकेशन होती है वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट से मिलती है, ठीक। तो उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है पहले, उसके बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो इससे पता चलता है भवन दोष रहित है। इस सर्टिफाइज दैट द बिल्डिंग इज़ फ्लॉलेस। इससे भवन की छत प्लास्टर धरन विशिष्टियों के अनुसार बना है, यह पता चलता है। द रूफ प्लास्टर बिल्डिंग बीम ऑफ द बिल्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। और राष्ट्रीय भवन संहिता का पूर्ण अनुपालन हुआ है, नेशनल बिल्डिंग कोड इट फॉलोज, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों का जब फॉलो किया जाता है और वो प्रॉपर सही तरीके से जैसा नियम है वैसा काम किया जाता है तो एक सर्टिफिकेट इशू होता है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक। तो इसलिए ये तीनों ही चीज़ें फॉलो होती हैं तभी वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। किसी भवन के पूर्ण होने पर दृढ़ता प्रमाण पर अति आवश्यक है क्योंकि जब ये तीनों चीज़ें होंगी तभी उसको मिलेगा, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है,
ट्रेंचिंग मशीन का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जा सकता। ट्रेंचिंग मशीन कैन नॉट बी यूज फॉर। ठीक है, ट्रेंचिंग मशीन्स क्या होती हैं, आपने अगर अपने यहाँ टेलीफोन लाइन से गैस पाइपलाइन पड़ती देखी होंगी तो वो ट्रेंचिंग मशीन्स होती हैं। वो क्या करते हैं, उसमें लंबे लंबे पाइप्स होते हैं जो रोल करते हैं, ड्रिल करते जाते हैं, ज़मीन में छेद करते जाते हैं बिना ऊपर से ज़मीन को खोदे। ठीक, तो वो ट्रेंचिंग मशीन्स होती हैं, वो ट्रेंच खोदती हैं, खाई खोदती हैं। उनका यूज़ कहाँ नहीं होता, रॉक में, हार्ड क्ले में, मडी में या लूज सॉइल में। उनका प्रयोग सख्त चट्टानों में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो जिनको उनका प्रोसेस होता है आगे को वो काट के मिट्टी पीछे की तरफ को निकालती रहती हैं। आप ठोस चट्टानों में उनका प्रयोग करेंगे तो वो काम नहीं करेंगी, ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो याद कर रखिएगा, ट्रेंचिंग मशीन का उपयोग रॉक से चट्टानों के साथ नहीं किया जाता। जहाँ पर पथरीली ज़मीन होगी बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आप ट्रेंचिंग मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जब खदान की चट्टान को ढोना हो तो एक रेयर डंप ट्रक का पिछला भाग होना चाहिए। व्हेन क्वेरी रॉक इज़ टू बी हॉल्ड द बॉडी ऑफ रेयर डंप ट्रक शुड बी। देखिए, रेयर डंप ट्रक क्या होता है, आपने नॉर्मल ट्रक्स देखे होंगे कि उनमें जब सामान कोई मिट्टी बालू कुछ भी लदा हो, ठीक है, तो उसको उतारा कैसे जाता है, पीछे मजदूर चढ़ते हैं और वो पीछे की तरफ से और साइड की तरफ से खोल के उतार देते हैं। ठीक, वहीं एक रेयर डंप ट्रक आते हैं जिनमें पीछे की तरफ का हिस्सा उठ जाता है। ठीक है, वो उठा के अपनी अनलोडिंग कर देते हैं सामान की पीछे की तरफ को। ठीक है, पर इसमें क्या होता है कि जो खदानों में और चट्टानों को ढोना होता है, चट्टानें होती हैं बेहद भारी, जो नॉर्मल ट्रक होते हैं वहाँ काम नहीं करते। आप इसको गूगल पे भी सर्च करके देख लीजिएगा। जो डंप ट्रक्स होते हैं उनका पिछला हिस्सा शैलो होता है, मतलब अगर आपको उसको साइड की तरफ से देखेंगे तो वो ऐसा हल्का सा पीछे की तरफ को झुका हुआ होगा और यहाँ गहराई कम होगी पीछे की तरफ। मैं कलर दिखा देता हूँ, इधर पे गहराई थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जब किसी क्रेन से कहीं से उठा के आप पत्थर रख रहे हैं तो जितना ऊंचा उठाना पड़ेगा उतना वो काम मुश्किल बढ़ जाएगा। पत्थर बहुत भारी होते हैं तो उस कारण से उसका पीछे का हिस्सा थोड़ा सा शैलो बनाया जाता है और जो साइड के किनारे होते हैं वो हल्के से स्लोपी बनाए जाते हैं अंदर की तरफ। क्यों स्लोपी, अगर आप अंदर की तरफ को नहीं बनाएंगे, इससे क्या होगा, स्लोपी बनाने से आप इसमें पत्थर इसमें जब डालेंगे तो वो खिसक के अपने आप बीच में आ जाएगा। तो जितने भी आप डालते जाएंगे वो सब आके अपने आप भरते चले जाएंगे और ये पूरा भर जाएगा। सीधा भर देंगे, कोई पत्थर कहीं गिर जाएगा, कोई कहीं गिर जाएगा, आपस में बीच में जगह छूट जाएगी। तो इस कारण से स्लोपी बनाया जाता है ताकि काम ज़्यादा कन्वीनियंट या आसान हो जाए। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है जब खदान में चट्टानों को ढोना हो तो रियर डंप ट्रक का पिछला भाग होना चाहिए शैलो विद स्लोपिंग साइड बोर्ड्स, उथले और किनारे ढालू। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, ये ट्रक्स आपको आसानी से मिल जाएंगे किस तरीके के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉटम डंप वैगन्स आर नॉट सूटेबल फॉर। निचले डंप वैगन इसके लिए उपयुक्त नहीं। देखिए, बॉटम डंप वैगन्स क्या होते हैं, जो मैंने बताया था वो पीछे की तरफ से अनलोडिंग करते हैं। जो बॉटम डंप वैगन्स होते हैं वो नीचे की तरफ से खुल जाते हैं। ठीक है, उनका जो बॉटम होता है नीचे का बेस वो नीचे की तरफ से खुल जाता है, ये नीचे की तरफ को खुल जाता है और ये सारा गंदगी या जो भी उसके अंदर मिट्टी कूड़ा जो भी भरा है वो वहीं से गिरा देते हैं। ठीक है, बॉटम डंप वैगन्स का यूज़ अब होने लगा है शहरों में भी कूड़ा ढोने के लिए, तो वो नीचे से खुल जाते हैं, उसी से सारी चीज़ उसके नीचे गिर जाती है। तो बॉटम डंप वैगन किसके लिए उपयुक्त नहीं है? सैंड बिल्कुल बालू के लिए उपयुक्त है, बालू आप खोले सारी नीचे चली जाएगी। ग्रेवल्स मोटी पत्थर बजरी के लिए भी उपयुक्त है। लम्प्स ऑफ वेट क्ले, सुर्खी, देखिए सुर्खी तो चूरा होता है ईंट का, सुर्खी के लिए भी। ये जो लम्प्स ऑफ वेट क्ले है ना, ये क्या होता है, जब कोई क्ले गीली मिट्टी है उसकी गांठें सी बनी हुई हैं, वो आप जब उसमें ढोएंगे तो कॉमन सेंस है वो चिपक जाएगा उसमें। आप जब इससे नीचे की तरफ गिराएंगे वो नीचे नहीं गिरेगा, उसी में चिपका रह जाएगा। तो लम्प्स ऑफ वेट क्ले, जब आपको गीली मिट्टी को ढोना हो, ठीक है, या नदी के आसपास की मिट्टी को ढोना हो, तो हम कभी भी बॉटम डंप वैगन्स का यूज़ नहीं करते। निचले डंप वैगन का प्रयोग ऐसी जगहों पर नहीं किया जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भार के त्रिविमीय संचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? फॉर 3 डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ वेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल। देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 3 डायमेंशनल मूवमेंट क्या है। आपने देखा होगा बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, या नहीं देखा होगा तो आप आराम से सर्च करके गूगल पे देख सकते हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर उठाए जाते हैं, जो पानी के जो एयरशिप्स होते हैं, जो पानी के शिप होते हैं, उनमें बड़े बड़े कंटेनर्स ढोए जाते हैं। ठीक है, अब वो बड़ा कंटेनर उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम तो क्रेन करती है, पर उस क्रेन के साथ एक आदमी लगा होता है जो सिर्फ इतना करता है कि उस लटके हुए कंटेनर को धक्का देता रहता है हल्के हल्के, या किसी भारी सामान भी आप देखोगे तो उसको एक आदमी खड़ा होकर हल्के हल्के धक्का देता रहेगा, उसको किसी भी डायरेक्शन में वो घुमाता रहेगा जहाँ उसको प्लेस करना है। उठाने का काम क्रेन करेगी, आगे बढ़ाने का काम क्रेन करेगी, बस वो थोड़ा बहुत जो दिशाओं का सेटलमेंट जहाँ उसको फिट करना है वो काम वो एक लोकल आदमी करता है। तो इसका क्या काम होता है कि वो जो 3 डायमेंशनल मूवमेंट है वेट का या सामान का, वो किस तरीके से किया जाता है, इनमें से किसके द्वारा 3 डायमेंशनल मूवमेंट किया जा सकता है, ये पूछा गया। ठीक है, तो जो चेन हॉइस्ट है, चेन हॉइस्ट क्या होता है, पुली के ऊपर एक चेन लटकी होती है, उसमें हुक होता है नीचे, उस हुक पर सामान लटका के उठा लेते हैं। ठीक है, दूसरा होता है विंच। विंच क्या होता है, एक रोलर होता है, उसके ऊपर तार लिपटा होता है और वो तार किसी चीज़ को खींचने का काम करता है। आपने विंच देखी होगी, विंच जब गाड़ी वाड़ी फंस जाती है तो जो क्रेन आती है तार वाली, वो ही करती है, विंच का ही काम करती है। वो तार को लपेटती जाती है और सामान को खींचती जाती है पीछे। क्रेन बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, क्रेन में
में एक हुक होता है, एक बूम होता है, बूम के ऊपर एक हुक होता है, हुक पे आप किसी भी सामान को लटका के कहीं भी रख सकते हैं। और जैक आप नॉर्मल जैक का काम होता है किसी चीज़ को ऊपर उठाना या नीचे रखना, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल मूवमेंट आप इसमें किससे कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ और है, ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ मैं बता दूँ, एक ट्रिक होता तो चेन होइस्ट से भी ये काम है, पर यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल। गलती मत करिएगा, चेन होइस्ट भी करता है पर सबसे सूटेबल इसमें क्रेन है, ठीक, क्योंकि क्रेन में आप क्रेन का सेल्फ मूवमेंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। चेन होइस्ट मोस्टली कहीं किसी फ्रेम के ऊपर फिक्स होती है, तो इसमें सबसे सूटेबल ऑप्शन क्रेन है। अगर ना होता तो हम चेन होइस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लैम शेल का उपयोग इसके अंदर से ढीली सामग्री को हटाने के लिए किया जाता है। क्लैम शेल्स आर यूज टू रिमूव लूज मटेरियल फ्रॉम इनसाइड। अब क्लैम शेल क्या होते हैं, देखिए क्लैम शेल जैसे आपने नॉर्मल बुलडोज़र देखे होंगे तो उसमें आगे की तरफ इस तरीके का एक अरेंजमेंट लगा होता है, ठीक है, जिसके अंदर आगे की तरफ टूथ्स होते हैं जिसके अंदर वो किसी चीज़ को भरता है, ठीक है, सर्कुलर शेप का होता है। इसी तरीके के 2 जब लगे होते हैं अगल बगल, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ से कंट्रोल होते हैं और ये खुलते बंद होते हैं बीच में से, ठीक है। मतलब जैसे आप किसी चीज़ को जबड़े जैसा होता है, नीचे की तरफ को खुलता है, बंद होता है और ऊपर से आके उसको पकड़ लेता है, इसका यूज़ होता है, इसको कहते हैं क्लैम शेल, ठीक। तो ये क्लैम शेल का क्या काम होता है, ये किस चीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, कॉफर डैम्स, पेयर फाउंडेशन, सीवर मैनहोल या ऑल ऑफ द। देखिए जो क्लैम शेल होते हैं उनका बेसिकली काम ही यही होता है, फिर कहीं से कोई लूज़ मटेरियल, मिट्टी, गंदगी भरी है तो उसको वहाँ से पकड़ के उठाएगा और कहीं और ले जाके रख देगा, ठीक है। तो जो कॉफर डैम्स होते हैं, कॉफर डैम के अंदर, कॉफर डैम का बेसिक यूज़ ये होता है कि आप कहीं पर से किसी जगह से आपको पानी को निकालना हो, ठीक, कोई टेम्परेरी डैम जहाँ पर आपको पीछे से आ रहे पानी को रोकना है, कुछ समय के लिए उस जगह को सुखाना है ताकि आप वहाँ पे कोई नया कंस्ट्रक्शन का काम कर सकें, तब यूज़ होता है कॉफर डैम का। तो आपने कॉफर डैम अगर कोई बनाया है तो उस कॉफर डैम के पीछे जो पानी रुका है, ठीक है, उसका रास्ता कुछ और दे दिया जाएगा तब तक के लिए, परंतु आगे वो जब तक बहा होगा तो यहाँ भी मिट्टी, गाद, सिल्ट इकट्ठा होगी, तो उसको निकालने के लिए क्लैम शेल का यूज़ होता है। पियर फाउंडेशन, बिल्कुल फाउंडेशन जब खोदी जाती है तो मिट्टी जो निकलती है उसको निकालने के लिए यूज़ होता है। सीवर मैनहोल, मैनहोल गंदे होगा तो भी क्लैम शेल का यूज़ होता है, इसीलिए ये इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों में इसका प्रयोग होता है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम ऑफ हो। निम्नलिखित में से कौन कुदाल का दूसरा नाम नहीं है। देखिए कुदाल या हो क्या होता है, आप एक नॉर्मल बेसिक सा चीज़ है, आजकल खुद खेती वेती में बहुत यूज़ होता है, स्पेड, ठीक है, कहीं कहीं पे इसको स्पेड भी कहते हैं। स्पेड और फावड़े में थोड़ा सा अंतर होता है। फावड़े में जो आपका लकड़ी का जो बार लगा होता है या पोस्ट लगी होती है वो इस तरीके से लगी होती है, आप पीछे की तरफ को खींचते हैं, ठीक। स्पेड में क्या होता है, स्पेड में आगे की तरफ को निकला होता है, या ऐसे पैरेलल सा होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर पैर से पुश करके मिट्टी में धंसाया जाता है, ठीक, और उसके बाद उसे खींचा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन कुदाल का दूसरा नाम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम ऑफ हो। तो बैक शॉवल, पुल शॉवल या ट्रेंचिंग मशीन। देखिए ये ऊपर के जो 3 नाम है ये तीनों ही जो हो है या हो के दूसरे ही नाम है इंग्लिश में, बैक हो भी कहते हैं, बैक शॉवल भी कहते हैं, पुल शॉवल भी कहते हैं। शॉवल और हो एक ही तरीके के होते हैं, ठीक, शॉवल, हो, स्पेड ये सब एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग और बहुत थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है। अगला ट्रेंचिंग मशीन। ट्रेंचिंग मशीन प्रॉपर मशीन होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता, ये हाथ से यूज़ करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये ट्रेंचिंग मशीन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका, डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, कि निम्नलिखित में से कौन सा हो का दूसरा नाम नहीं है, तो ट्रेंचिंग मशीन, ठीक। आगे देखते हैं, हो का एक और क्वेश्चन मैंने लिया है। हो इज़ प्राइमरीली यूज टू एक्सकेवेट। कुदाल मुख्य रूप से खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर, बिलो द नेचुरल सरफेस ऑफ द ग्राउंड ऑन विच मशीन टेस्ट, ज़मीन की प्राकृतिक सतह के नीचे जिस पर मशीन टिकी हुई है। ट्रेंचेस रिक्वायरिंग प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ डेप्थ, गहराई की सटीक नियंत्रण की आवश्यकता वाली खाइयाँ। पिट्स ऑफ बेसमेंट रिक्वायरिंग प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ डेप्थ, ऐसे पिट या ऐसे गहरे गड्ढे खोदना जहाँ पर आपको एक एकदम एग्जैक्ट गहराई चाहिए, गहराई की सटीक नियंत्रण की आवश्यकता वाले बेसमेंट के गड्ढे, ऑल ऑफ द अबव। देखिए हो सिर्फ मैकेनिकल हो, अब मैकेनिकल भी आने लगे हैं, ठीक। मैकेनिकल हो में क्या होता है, आपको इसे ज़मीन को थोड़ा बहुत खोदना है, सरफेस से कुछ गहराई तक, कुछ सेंटीमीटर नीचे तक खोदना है, तो वो मिट्टी की उलट पुलट का काम करते हैं, ठीक। तो ऐसे हो क्या बिलो द सरफेस ऑफ नेचुरल सरफेस, हाँ बिल्कुल, बिलो द सरफेस से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अंडरग्राउंड कई मीटर गहरा गड्ढा खोद रहे हैं, वो ज़मीन की प्राकृतिक सतह को और उसके कुछ सेंटीमीटर नीचे की सतह को उलट पुलट कर देते हैं। तो ज़मीन की प्राकृतिक सतह के नीचे मशीन पर टिकी हुई है, बिल्कुल हो का यूज़, कुदाल का यूज़ होता है उसमें। ट्रेंचिंग रिक्वायर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ डेप्थ, जहाँ पर आपको किसी रिक्वायर्ड डेप्थ की गहराई खोदनी है वहाँ पर आप हो का यूज़ करते हैं। और पिट्स ऑफ बेसमेंट रिक्वायरिंग प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ डेप्थ। देखिए ट्रेंच खोदना मतलब खाई खोदना, पिट का मतलब गड्ढा खोदना, तो गहराई की सटीक नियंत्रण के लिए आवश्यक वाले बेसमेंट के गड्ढे। तो इन तीनों के लिए जो हो होते हैं उनका यूज़ होता है। अब वो मैकेनिकल भी हो सकता है और मैनुअल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इडलर्स आर, ठीक है। अभी इडलर्स क्या होते हैं, देखिए जब हम कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर या किसी भी आप मैकेनिकल साइट पर, कोई फैक्ट्री पर जहाँ पर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, ये भी एक्चुअली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के अंडर में ही आते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। इडलर्स क्या होते हैं, अगर आप जैसे किसी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे जहाँ पर मेटल डिटेक्टर मशीन लगी होगी, ठीक है, तो आप उसमें देखोगे मेटल डिटेक्टर मशीन के ऊपर एक बेल्ट लगी होती है, ठीक, और ये बेल्ट का एक एंड और दूसरे एंड पर 2 रोलर्स लगे होते हैं, ठीक है। ये रोलर्स, इस पर आप सामान रख देते हो, वो अंदर से जाता है और आगे निकल के आ जाता है एक मेटल डिटेक्टर मशीन के अंदर से, ठीक। पर इसमें एक चीज़ पर ध्यान देना कि इसमें जो पहला और आखिरी रोलर है, इसके बीच में और रोलर्स लगे होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। वो मैकेनिकली घूमते नहीं, घूमता ये पहला वाला है और आखिरी वाला है, बस इन पर बेल्ट चलती है। ये तो बस उसको सपोर्ट देने के लिए नहीं लगाओगे तो यहाँ से जैसे इससे आगे सामान बढ़ेगा नीचे गिर जाएगा। तो ये नीचे वाले सपोर्ट के लिए होते हैं, बीच वाले, ठीक है। तो ये जो बीच वाले सपोर्ट के लिए लगे होते हैं, जो मैकेनिकली नहीं घूमते, बस ये बेल्ट के चलने की वजह से ये घूमने लगते हैं इसके साथ साथ, इनको कहते हैं इडलर्स, ठीक है। तो एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट, अब आप समझ गए इसका आंसर क्या है। एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट ये या खुदाई उपकरण ये नहीं हो सकते, डंपिंग इक्विपमेंट नहीं है, यूज्ड इन हो नहीं है, ये है यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बेल्ट कन्वेयर सिस्टम, बेल्ट सिस्टम को सहारा देने के लिए इनका प्रयोग होता है इडलर्स का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, क्वालिटी ऑफ लेबर या फिर क्वालिटी ऑफ वर्क, प्रोसेस कंट्रोल, इन सब से, या फिर आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे जिसको आने की उम्मीद थी, मैंने उनको आज आपको कराया। इसके बाद आपके कुछ PWD के अप्रेंटिसशिप वाले और कुछ क्वेश्चंस और बच गए वैल्यूएशन के, अदरवाइज़ आपका मैंने 50% कोर्स आज लगभग पूरा करा दिया। तो मैं स्पीडली कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली हमें क्वेश्चन फ्रेम खुद से करने पड़ते हैं। आप मेरे क्वेश्चन देखेंगे, आपको अधिकतर क्वेश्चन कहीं मिलेंगे नहीं, मैं बुक से ही मोस्टली क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ आपका ये सब पूरा कराने की, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको और वीडियोज़ भी मिलेंगे। इसके अलावा अपने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के छात्रों को बताएं, उनके लिए भी हम नए नए वीडियोज़ स्टार्ट कर रहे हैं, नई नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको देख के वो अपने को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।